गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। 13 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही मजा आएगा आपको पूरे सेशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं 13 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया। तो देखिए, एक अंतरिक्ष अभ्यास है जिसका नाम ही रखा गया है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। आयोजन कौन करवा रहा है? डिफेंस स्पेस एजेंसी। ओके, आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, यहां पर आप इमेज देखेंगे तो यह डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझिए तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होगी। देखिए, अंतरिक्ष का भारत की सुरक्षा में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सर ये कैसे होगा? तो देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से दुश्मन की जो लोकेशन है उसका पता किया जा सकता है ना। किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया है स्पेस एक्सरसाइज 2024, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके, उद्देश्य यह देखना है कि हम अंतरिक्ष का उपयोग भारत की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, भारत के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि कैसे यह होगा, कैसे यूज किया जाएगा अंतरिक्ष का भारत की डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। अंतरिक्ष से कोई भी मदद चाहिए, जैसे सैटेलाइट से जानकारी लेना, किसी की निगरानी रखना, इन सभी का यूज कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है और अभ्यास किया गया है स्पेस एक्सरसाइज 2024 में। आयोजन कहां? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आयोजनकर्ता कौन है? डिफेंस स्पेस एजेंसी है, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यह एजेंसी क्या करती है। तो देखिए, इंडिया के जो आर्म्ड फोर्स है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इन सभी के लिए एक कंबाइंड विशेष एजेंसी है जिसे कहा जाता है डिफेंस स्पेस एजेंसी। 2018 में इसका गठन किया गया था और 2019 में इसने काम करना शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों सेनाओं के लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी डिफेंस के लिए काम करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है। 2018 में स्थापित और 2019 में इसने काम करना शुरू किया। इसी के द्वारा हाल ही में स्पेस एक्सरसाइज 2024 का आयोजन कहां किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो पहला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कालिदास समारोह भारत में कहां आयोजित किया जाता है। तो कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है। कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, है ना, बहुत ही फेमस कवि रहे हैं कालिदास। कालिदास की रचनाएं बहुत ही फेमस रही है, प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं भारत के। उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, उनके शासनकाल में निवास करते थे कालिदास, उनके दरबारी कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। इन्हीं के सम्मान में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में और इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। आप यहां पर इमेज देखेंगे तो यह है जगदीप धनखड़ और यह है कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इस साल यह 66वां एडिशन है, यह भी याद रखिएगा। 12 नवंबर 2024 को इसका इनॉग्रेशन किया गया भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा। ठीक है, कालिदास समारोह की बात करें तो देखिए, जो कल्चरल प्रोग्राम्स एक्टिविटीज है वो आयोजित की जाती है। यहां पर डांस हो गए, लोक नृत्य हो गए, ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट राष्ट्रीय स्तर
पर प्रदान करती है उसकी भी अनाउंसमेंट की जाती है या फिर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। 66वां एडिशन है जिसकी शुरुआत की गई और इनोग्रेट किसने किया? भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। कालिदास समारोह की शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1958 में की गई थी। मध्य प्रदेश में एक तो कालिदास अकादमी है उज्जैन में, वो और मध्य प्रदेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। वैसे एमपी में काफी सारे समारोह अदर भी आयोजित किए जाते हैं जो कि नेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो तानसेन सम्मान, तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में थे, इनके नाम पर तानसेन समारोह का आयोजन भी ग्वालियर में किया जाता है एमपी में, क्योंकि तानसेन ग्वालियर से बिलोंग करते थे। रामतनु पांडे तानसेन के बचपन का नाम है। ठीक है, खजुराहो अंतरराष्ट्रीय नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खां भी बहुत ही फेमस एक संगीतकार रहे हैं। और ध्रुपद समारोह एमपी के भोपाल में कैपिटल में आयोजित किया जाता है। यहां पर आपको कैजुअली कालिदास के बारे में पता होना चाहिए। महान संस्कृत कवि कालिदास उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे। भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं, है ना, ये उपाधि बहुत ही फेमस है और पूछी जाती है। इनकी रचनाएं देखने जाते हैं ना तो काफी सारी रचनाएं इनकी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना है, एक नाटक है। वैसे ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को इस नाटक में दर्शाया गया है। मेघदूतम है ना, एक सुंदर काव्य रचना है मेघदूतम। इसके अलावा रघुवंशम, राम जी के जो कुल है रघुवंश, उसकी जानकारी, उनके राजाओं की जानकारी गाथा रघुवंशम में देखने को मिलती है। कुमार संभव, भगवान शिव पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय है ना की कथा का वर्णन किया गया है यहां पर कुमार संभव में। इसके अलावा भी मालविका अग्निमित्रम, शुंग वंश के शासक जो अग्निमित्र शुंग थे ना, उनकी और मालविका की प्रेम कहानी मालविका अग्निमित्रम में, वो भी कालिदास की रचना है। और ऋतु संहार कालिदास की रचना है। तो काफी फेमस रचनाएं लिखी है कालिदास ने, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में काफी कालिदास की रचनाएं पूछा जाता है ना, जो पीएससी और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू होते हैं ना, वहां पर पूछी जाती है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए रेलवे का टारगेट बैच अवेलेबल है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे की काफी सारी एग्जाम्स लाइनअप है इन फ्यूचर, बहुत ही जल्द कंडक्ट कराई जाएगी सेंट्रल के द्वारा। तो उन सभी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए देखिए सिंगल रेलवे का टारगेट बैच यहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहां पर आप जितनी भी एग्जाम्स देख रहे हैं ना, वो सभी रेलवे की, जैसे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ, एसआई, ये सब आपकी यहीं पर कवर हो जाएगी। आपको रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है, आपके नोट्स आपको बैच के अंदर ही मिल जाएंगे, आप एप्लीकेशन के अंदर। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो नीचे आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, वहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे आइए। वर्ष 2024 में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का इस साल 43 एडिशन आयोजित किया जाएगा। कौन सा? 43वां संस्करण। एक रेफरेंस देता हूं मैं आपको, देखिए एसएससी सीजीएल 2023 लास्ट ईयर ही पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा 14 नवंबर से, है ना। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू होगा। ठीक है, 14 नवंबर को शुरू होगा और 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। थीम की बात करें तो विकसित भारत 2047 इसकी नॉर्मली थीम है। वैसे 2024 अभी इसको यूज किया गया है, 2047 तक का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तो 43 इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। आयोजन कहां पर आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, यहां पर देखिए पार्टनर्स स्टेट के रूप में बिहार और यूपी इस मेले में शामिल हुए हैं और फोकस स्टेट के रूप में यहां पर झारखंड को शामिल किया गया है।
कुछ अदर भी स्टेट हैं, कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जिन्हें विदेशी भागीदार देश के रूप में यहां पर बुलाया गया है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, थाईलैंड। ओके, तो आपको इनको याद रखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको यह याद रखना चाहिए कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजन नई दिल्ली में, और इस बार ये 43 एडिशन है ना। उद्देश्य क्या है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आयोजित किए जाने का? तो भारत में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इनोवेशन को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 1980 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत की गई थी। एक व्यापारिक और औद्योगिक मेला है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड फेयर क्या होते हैं? मेला, औद्योगिक मेला है जहां पर जो कंपनीज है उनके उत्थान की, उनको मजबूत करने की बात की जाती है, रोजगार के अवसर वहां पर जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो ऑल ओवर सभी देश या राज्य जो भी यहां पर आता है वो मिलकर व्यापार में उन्नति के लिए यहां पर चर्चा करता है। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, आयोजन 2024 में नई दिल्ली और 43वां एडिशन। 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की थीम क्या है? पहले तो ये याद रखिए कि नवंबर में 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा गोवा में। कहां पर? गोवा में। थीम की बात करें तो यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। 2024 में 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की थीम है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आयोजन कहां पर होगा? 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा भारत के गोवा राज्य में, ठीक है। जो यंग फिल्म मेकर हैं उनको डेडिकेट करते हुए नॉर्मली इस बार का जो फिल्म महोत्सव है, फेस्टिवल है, वो शुरू किया जा रहा है। इसीलिए थीम भी युवा फिल्म मेकर के लिए ही रखी गई है। यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ थीम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 की। आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक किया जाएगा गोवा राज्य में, ठीक है ना। यहां पर देखिए, लास्ट डे मैंने आपको एक अवार्ड बताया था। इसी फेस्टिवल में जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप रोजर नॉयस को प्रदान किया जाएगा। कल के सेशन में इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं अगर हम, तो भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी इंडिया में, है ना। पहले अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता था, लेकिन अब ये गोवा राज्य में ही आयोजित किया जाता है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करती है, एक ये डिपार्टमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये संयुक्त रूप से आयोजन करवाते हैं इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ठीक है। नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? नवीन राम गुलाम की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में ये नए पीएम के रूप में अपॉइंट हुए हैं मॉरिशस में। नए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम किस देश के? मॉरिशस के। ये हैं नवीन राम गुलाम, ठीक है। तो नवंबर 2024 में देखिए मॉरिशस में हाल ही में जो वहां की पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए गए थे, और यहां पर लेबर पार्टी का एक गठबंधन है जिसका नाम है अलायंस डू चेजमेंट, इसने जीत हासिल की। तो लेबर पार्टी का एक ये बोल सकते हैं हम गठबंधन है, इसीलिए लेबर पार्टी के लीडर हैं वहां पर फॉर्मर पीएम नवीन राम गुलाम, जो कि मॉरिशस के अब नए पीएम के रूप में अपॉइंट होने वाले हैं। चुन लिया गया है पीएम, अब ये अपने पद की शपथ लेंगे। नवीन राम गुलाम के पहले अभी तक मॉरिशस के पीएम के पद पर प्रवीण जगन्नाथ थे, ठीक है, जिनकी इलेक्शन में हार हुई है, और मॉरिशस के नए पीएम बने हैं कौन? तो ये बने हैं नवीन राम गुलाम, ठीक है। वैसे नवीन राम गुलाम पहले भी मॉरिशस के पीएम रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम बोला ना मैंने। 5 जुलाई 2005 से 17 दिसंबर 2014 तक पीएम के रूप में काम कर चुके हैं मॉरिशस में नवीन राम गुलाम, और अब ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा, है ना। दूसरे टर्म के लिए दूसरी बार मॉरिशस के पीएम के रूप में ये चुने गए हैं। कहां पर? मॉरिशस में।
मॉरिशस एक आपको अफ्रीका के पास एक द्वीपी देश के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। कैपिटल की बात करें तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है और मॉरिशियाई रुपया यहां की ऑफिशियल करेंसी है। नवीन रामगुलाम यहां के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया। इनका उपनाम क्या था? तो हरिंदर सिंह सोढ़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनके बारे में पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये भारत के पोलो खिलाड़ी रहे। इन्हें पोलो में बिली के उपनाम से जाना जाता था। कौन? हरिंदर सिंह सोढ़ी। हाल ही में इनका निधन हो गया। अब देखिए जो पोलो है ना, उसमें जो बिली वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है वो समझो। बिली वर्ड वो जो स्टिक होती है ना जिससे पोलो खेला जाता है, मेटल की रॉड होती है या फिर जो स्टिक होती है ना जो कि बॉल को मारने के लिए यूज की जाती है, हिट करने के लिए यूज की जाती है, उसे कहा जाता है बिली, ठीक है ना। तो इसी वर्ड से जाना जाता था हरिंदर सिंह सोनी को। निक नेम है बिली हरिंदर सिंह सोनी का। भारत के बहुत ही फेमस पोलो खिलाड़ी रहे हैं। हाल ही में नवंबर 2024 में हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया, पूर्व पोलो प्लेयर, ठीक है। काफी सारी अदर ऑबिटरीज भी हमें देखने को मिली है जो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, एटलीस्ट सुन लेना चाहिए हमको। बंगाली अभिनेता है मनोज मित्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ। बीजेपी के एक पूर्व सांसद और मेवाड़ शाही परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। और विश्व प्रसिद्ध मृदंग के विद्वान रहे हैं वरदराव कमलाकर राव, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये अदर निधन है जो कि आपको एक बार याद कर लेना चाहिए, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें तो ये हैं वर्तमान में विक्रम मिस्त्री, फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के। अभी सुर्खियों में क्यों हैं? तो देखिए हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने, जो वहां की जो सेंट्रल कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी थी, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया। ये अभी तक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में ही काम कर रहे थे, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी ही थे विक्रम मिस्त्री। अब इनके कार्यकाल को 2 साल का विस्तार दिया गया है, ठीक है। विक्रम मिस्त्री का जो नया कार्यकाल है वो 14 जुलाई 2026 तक अब रहने वाला है। वैसे 2022 में नॉर्मली यहां पर यह आपको पता होना चाहिए कि विक्रम मिस्त्री भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के एक ऑफिसर है ना। 15 जुलाई 2024 को विनय क्वात्रा के स्थान पर भारत का फॉरेन सेक्रेटरी इन्हें नियुक्त किया गया था और अब इनके जो कार्यकाल है उसको विस्तार दिया गया है एक बार फिर से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी की हम अगर यहां पर बात करते हैं तो फॉरेन सेक्रेटरी का काम क्या होता है? फॉरेन सेक्रेटरी के काम की बात करते हैं हम तो नॉर्मली फॉरेन सेक्रेटरी है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत सलाहकार के रूप में काम करता है। जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनके सलाहकार के रूप में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। मंत्रालय के जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है, उनके संचालन के लिए नॉर्मली फॉरेन सेक्रेटरी ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से विस्तार दिया गया है फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में विक्रम मिस्त्री को, आपको यह चीज याद रखना चाहिए। तो अगर पूछे कि भारत में वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है ना, तो फॉरेन सेक्रेटरी हो जाते विक्रम मिस्त्री। आगे आइए। नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में किन किन सेनाओं ने भाग लिया है? तो नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाओं की बात करते हैं तो हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्स है, आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स, तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया है पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज में। एक जॉइंट एक्सरसाइज है तीनों ही आर्म्ड फोर्स की, ताकि तीनों आर्म्ड फोर्स के मध्य में जो कॉपरेशन है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है 10 नवंबर से 18 नवंबर तक एक जॉइंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है पूर्वी प्रहार, ठीक है ना। तीनों जो हमारी सेना है, आर्म्ड फोर्स है जो हमारे, उनके मध्य में इसका आयोजन जो हमारी बाउंड्री है इंडिया और चाइना की, उस पर किया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई उद्देश्य क्या है, तीनों सेनाओं के मध्य में कॉपरेशन को बढ़ावा देना। तीनों सेनाओं की अलग अलग यूनिट, जैसे हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इन्फेंट्री फाइटर यूनिट्स,
आर्टिलरी गन्स और इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम यहां पर एयरफोर्स की बात करें तो सुखोई 30 MKI विमान, राफेल विमान, इन्होंने यहां पर भाग लिया। और अगर हम नेवी की बात करें तो उनकी जो मार्कोस कमांडो है, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था पर्टिकुलर पूर्वी प्रहार जॉइंट आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज में। आयोजन इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर हाल ही में किया गया। उद्देश्य आपको पता चल गया, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो देखिए, ऐसे खिताब नॉर्मली है ना अधिकतर बार पंकज आडवाणी जी जीत कर लाते हैं। बहुत ही फेमस इंडियन बिलियर्ड्स खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। तो इन्होंने हाल ही में देखिए IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है 2024 में। पहले भी यह क्वेश्चन RRC की एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस वक्त का था 2017 का, लेकिन पूछे जाते हैं। देखिए आयोजन कहां पर हुआ है, तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया दोहा में, है ना, कतर के दोहा में। फाइनल मैच में इंडिया के पंकज आडवाणी ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराकर IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। और इस तरीके से ये इनका 28वां वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल है ऑल ओवर, अगर हम देखें तो। ठीक है, इससे पहले 2016 में ये वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, है ना। विश्व बिलियर्ड्स खिताब इन्होंने पहली बार 2016 में अपने नाम किया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर, कतर के दोहा में। जीता कौन, पंकज आडवाणी। ठीक है ना। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के द्वारा हर साल करवाया जाता है। आगे आते हैं, अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया कैर किस देश की खिलाड़ी है? तो देखिए ICC जो है ना हर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट जारी करती है। उसमें जो विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ भी होती है और मेन प्लेयर ऑफ द मंथ भी होते हैं हर महीने के लिए। अब नवंबर में अभी अक्टूबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है फीमेल अमेलिया कैर को, जो कि खिलाड़ी है न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है अमेलिया कैर। ठीक है, और मेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये है नोमान अली, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, अब देखिए यहां पर ये थोड़ी इमेज है, इसमें नाम है ना, ये हमने ऑफिशियल साइट से ही उठाई है, तो यहां पर नाम छोड़ देना। आप तो ये याद रखना कि अमेलिया कैर, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी है अमेलिया कैर। इनको दिया गया है अक्टूबर मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, ICC के द्वारा। और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं नोमान अली, जिनको अक्टूबर 2024 के लिए मेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। तो दोनों आपको क्लियर हो जाते हैं। मेन है कहां के, पाकिस्तान के नोमान अली, और फीमेल है न्यूजीलैंड की अमेलिया कैर। ठीक है ना। दोनों ने ही लास्ट मंथ अक्टूबर 2024 में बहुत ही बेस्ट अपना प्रदर्शन किया है, तो इसलिए ICC ने इन्हें यह अवार्ड दिया है। ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा कि पाकिस्तान के नोमान अली को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किए गए प्रदर्शन के आधार पर अक्टूबर 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। और न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर को UAE में जो ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें बेस्ट प्रदर्शन के आधार पर फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया अक्टूबर 2024 के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से क्वेश्चन थे, याद रखना चाहिए, आपको पूछे जा सकते हैं सारे। तो 13 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, जो कि हमने कल डिस्कस किए थे। MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखेंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए, 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? कल भी बात की थी, आज भी हमने बात की है, यह दिया जाएगा फिलिप रोजर नॉयस को। जलवायु परिवर्तन पर COP29 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जा रहा है।
प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया, इनका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से था? तो यह है सारंगी। नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ का फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है कोको गॉफ। ठीक है। निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलवाई? तो कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 नवंबर को, विश्व निमोनिया डे। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है बिहार राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया या नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद तैयब इकराम को। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? भारत और किस देश के बीच में पॉल्सिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाल ही में समझौता हुआ है? तो पॉल्सिर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिया ने समझौता किया है रशिया के साथ। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे हम। ठीक है। देखिए, भारत ने किस देश के कांकेस्थुराई पोर्ट के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तो कांकेस्थुराई पोर्ट श्रीलंका का पोर्ट है। किस अफ्रीकी देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है जिम्बाब्वे ने, है ना, नाम से समझ में आ जाएगा। चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती है। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? सेकेंड, किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तीनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं साहित्यकार और उनकी रचनाओं से हैं। कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।